हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मीनू। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देखकर पहले वो भी पढ़ सकते हैं, जो आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था और 2 कंट्रीज को एग्जाम्पल बनाकर श्रीलंका और बेल्जियम को उसकी डिटेल पढ़ी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। श्रीलंका में जो मेजोरिटी के लोग थे, यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी के लोग थे, वो अपना ज्यादा दबाव बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी, वो संख्या में ज्यादा थे। और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको वो दबाना चाहते थे। जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी थी उनसे काम लेना चाहते थे। वो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत सिन्हाला कम्युनिटी ने ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया? सिन्हाला लैंग्वेज को बना दिया और तमिल को बिल्कुल पीछे रख दिया। इसके अकॉर्डिंग वो जो भी जॉब निकलती थी, कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता था या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी उनका पार्टिसिपेट नहीं होने देते थे, सभी वो अपनी कम्युनिटी सिन्हाला कम्युनिटी वालों को ही आगे रखते थे। गवर्नमेंट ने भी इनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठाया, जिससे उनकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ था और वो प्रोटेस्ट करने लगे थे। श्रीलंकियन तमिल्स ने पार्टीज लॉन्च की, वो इकट्ठे हो गए स्ट्रगल करने के लिए कि हम भी अपनी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। इस कारण बहुत से झगड़े हुए, बहुत नुकसान हुआ। वहां पर एक वॉर की तरह हो गया जिसको सिविल वॉर का नाम दिया। जब लोग इकट्ठा होकर अपने हक के लिए लड़ने लग गए, तमिल लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए, तो सिविल वार हुआ। इससे लोगों को बहुत हानि हुई, उनका जो फाइनेंशियली वो वीक हो गए और उनको शहर और वो कस्बा जहां पर वो रहते थे, अपना सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री सारा वो छोड़कर उनको जाना पड़ा। तो आइए इसके बाद जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। वहां के गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट पाथ अपनाया था अपनी कंट्री को चलाने के लिए। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 तक बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे। ये अमेंडमेंट उन लोगों के लिए थे जो माइनॉरिटी में आते थे, ताकि मेजॉरिटी वाले उनको सप्रेस ना कर सकें। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग, जैसे आपको सबको पहले पता ही है कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था, तो गवर्नमेंट ने उनको एक समान अधिकार दे दिए। यहाँ तक कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या फिर वोटिंग सिस्टम होगा, वहां पर वोट वगैरह पड़ेंगे, तब भी उनके मिनिस्टर जो हैं इक्वल ही उनको चुनने का अधिकार है। वहां पर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, यानी कि जो फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने लेना होता था वो अपनी मर्जी से ले सकती थी। इसके अलावा जो वहां की कैपिटल थी ब्रसल्स में भी गवर्नमेंट का यही कंडीशन थी वहां पर भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स जो थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज को भी सेम ही अधिकार मिले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर एक थर्ड गवर्नमेंट और भी थी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स चाहे वो डच कम्युनिटी है, फ्रेंच है या फिर जर्मन, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए वो आपस में किसी भी बात पर आपस में राय करके गवर्नमेंट के आगे अपने अधिकारों के लिए बात रख सकते थे। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि ये सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो इनका ये सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। सब मिलकर बहुत अच्छा गवर्नमेंट को चला रहे थे। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ हमने 2 कंट्रीज का कंपैरिजन करके ये सीखा है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम होता है, लाइक बेल्जियम, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता
और जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है लाइक श्रीलंका, तो वहां पर लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट। एक तो ये लड़ाई झगड़े की जो संभावना होती है उसको कम कर देता है, और सेकंड वन इज डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को और पावरफुल बनाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पार्ट सेकंड। मिलते हैं थर्ड पार्ट में जिसमें हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।